इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालता हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। हिमाचल के लिए केंद्र से मांगी अधिक वित्तीय मदद। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी पर कुछ बोलना समय की बर्बादी। दिल्ली में उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में दिखा रोष। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा सरकार का विरोध करना जुल्म है तो कांग्रेस का हर व्यक्ति बार बार करेगा जुल्म। रांची में पंजाब नेशनल बैंक और राज्य सरकार के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता। आम जनमानस के साथ साथ सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल के लिए अधिक से अधिक वित्तीय मदद देने का आग्रह किया, जिसके बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्मला सीतारमण से हिमाचल प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई है। जिस तरह से हिमाचल कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने राजस्व घाटा अनुदान को लेकर शोर मचाया है, उस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री बार बार जो राजस्व घाटा अनुदान की बात करते हैं कि केंद्र ने इसे हिमाचल के लिए बंद कर दिया। केंद्र ने इसे हिमाचल के लिए बंद नहीं करा, बल्कि राज्यों को भी जो राजस्व घाटा अनुदान मिलता था उसे भी बंद किया है। उन्होंने कहा कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, फिर भी हिमाचल का आर्थिक संकट वित्त मंत्री के समक्ष हमने रखा है और मदद का आग्रह किया है। आज मेरा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलना हुआ है और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर के जो शोर डाला है, उन सारे इश्यूज को लेकर के मैंने विस्तार से चर्चा की है। और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी भी हूँ कि हिमाचल प्रदेश केंद्र के सहयोग के बिना चल नहीं पाता है और हिमाचल को लगातार केंद्र लगातार मदद कर रहा है, हर रूप में मदद कर रहा है। और अभी भी इसी महीने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को एक्सटर्नल एड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, चाहे वो जायका का है, वर्ल्ड बैंक का है, स्वीकृत हुआ है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बार बार एक बात को लेकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में कहते हैं कि केंद्र ने हिमाचल के लिए बंद की, हिमाचल के लिए नहीं, 17 राज्यों को जो मिलती थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सभी राज्यों के लिए बंद हुई है। अंतिम फैसला इसमें केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि बजट प्रस्तुत हुआ है, अभी इसमें डेलिब्रेशंस होनी है, चर्चा होनी है सारे विषयों को लेकर के। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 15th फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश में आया, जब हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, हमने अपना पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा और हमको हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली। 16th फाइनेंस कमीशन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आई, उसके बावजूद भी हमने विपक्ष के सदस्यों को जब बुलाया गया था तो हमने अपना पक्ष उस वक्त भी प्रदेश हित में जो रखना था प्रभावी ढंग से रखा है। आज हम सत्ता में नहीं है हिमाचल प्रदेश में, फिर भी हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट ध्यान में रखते हुए हमने वित्त मंत्री जी के सामने बहुत विस्तार से आज गंभीरता से सारा पक्ष रखा है। केंद्र मदद करे, ज्यादा मदद करे, इस बात के लिए आग्रह भी किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आज शिमला गए हैं यहां से, और दिल्ली आ करके आप खड़गे जी से मिल सकते हैं,
आप खड़गे जी को मिलने के साथ साथ में राहुल गांधी के साथ मिले, लेकिन ना वित्त मंत्री से मिले, ना आप प्राइम मिनिस्टर से मिले। अगर केंद्र से मदद मिलेगी इस दौर में, तो वो केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी। खड़गे जी और राहुल गांधी जी मदद नहीं कर पाएंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं उनको याद भी दिलाना चाह रहा हूं कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि 2 वित्त आयोग आपके दौरान, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी यूपीए की गवर्नमेंट थी, 13th और 12th एंड 13th फाइनेंस कमीशन, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 2 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत मात्र 18,000 करोड़ रुपए मिला। और मोदी जी की सरकार जब से बनी है, एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 89,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला, यानी कि 71,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को ज्यादा मिला। उसका धन्यवाद नहीं करते आप। और उसके साथ साथ में जो आरोप लगातार आप केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर, हम पर लगाए जा रहे हैं, ये कतई भी उचित नहीं है। हिमाचल के हित में भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है, पहले भी रही है, आज भी रही है, और इसलिए ये गलत तरीके से बयानबाजी करना उचित नहीं है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने अगर लोन लिया था 41,000 करोड़ का, हमने लोन लिया था 38,100 करोड़ 200 करोड़ रुपीस 38,200 करोड़ रुपीस हमने लोन का वापिस किया, जो आपकी कांग्रेस की सरकार की ओर से प्रदेश के ऊपर लादा गया था। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसलिए इस सारी चीज को लेकर के अनावश्यक रूप से बात ना करें, और केंद्र को इस बात के लिए आग्रह आप करें केंद्र से कि हिमाचल प्रदेश को मदद मिले, ज्यादा मदद मिले। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पर कुछ भी बोलना समय की बर्बादी है। जो देश को बदनाम करे उसे क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या पीएम मोदी का समिट नहीं था, ये भारत का एआई समिट था। जिस समिट में राहुल गांधी ने जो कराया वो कोई अर्बन नक्सल ही करा सकता है। इनका व्यवहार शत्रु राष्ट्र की भाषा बोलने वाला है। देखिए, राहुल गांधी पर कुछ बोलना समय की बर्बादी है। मुझे लगता है अबोध बालक या जानबूझ करके, हिटलर का मंत्री था गोएबल्स, वो एक झूठ को 100 बार बोलना, लगता है उनके पक्के शिष्य बन गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आप लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जो ट्रेड डील अगर फाइनल हुआ है सिग्नेचर, तो वो कागज दिखाओ। नहीं तो जिस ढंग से बात करते हैं, मैं भी सुन रहा था, एक झूठा लुच्चा वही आदमी ऐसा कर सकता है। थेथर टेक्सटाइल के विषय में झूठ बोले, किसानों के विषय में झूठ बोले, ट्रेड डील हुआ ही नहीं। तो अब ये कह रहे हैं मोदी कह दे कि हम कैंसिल, जो चीज हुआ नहीं। ट्रेड डील जब होगा तो पूरा देश उसको जब चाहेगा तो देखेगा। अभी देखो, ये झूठ के गाछ है। सेठ बब्बर अगर देश में साजिश करने वाले हो सकते हैं, ये जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के राहुल जी नेता बनना चाहते हैं। अरे भाई, आपने साजिश करके देश के अंदर एक माहौल खराब करने की कोशिश की, देश को बदनाम किया। तो जो देश को बदनाम करे उसे क्या कहा जाए। राहुल जी से मैं 3 ही सवाल पूछता हूं कि राहुल जी, आप बताओ, ठीक ही कहा पीएम ने, कांग्रेस का कपड़ा बचा नहीं, अब कौन सा कपड़ा उतरवाओगे। अपना कपड़ा तो उतरवा लिए, देश का इज्जत क्यों मिट्टी में मिलाने पड़ती।
ये कोई भारतीय जनता पार्टी का समिट नहीं था, ये मोदी जी का समिट नहीं था, ये भारत में पूरी दुनिया का AI समिट था। और उन्होंने जो करवाया वो कोई अर्बन नक्सल ही करा सकता है। मैंने नाम तो लेते हैं कि मैं भारत का हूं, लेकिन इनका व्यवहार होता है शत्रु मित्र की भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। स्वाभाविक है, ये जो सीमावर्ती राज्य हैं इसका डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गया और डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसको ठीक करना। और हम लोगों ने कहा है कि बिहार से भी बांग्लादेशी को भगाएंगे और सीमावर्ती बंगाल से भी भगाएंगे। सर, भाकपा माले के विधायक JNU में कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में रणवीर सेना लोग बैठे हुए हैं। वो फिर माहौल खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब नहीं होगा। यहाँ विधानसभा के अंदर बिहार के सपूत नीतीश कुमार बैठे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हैं, विजय सिन्हा बैठे हैं और दोनों दल के विधायक बैठे हैं जो बिहार के विकास की बात। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में रोष बना है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार का विरोध करना जुल्म है तो कांग्रेस का हर व्यक्ति यह जुल्म बार बार करेगा। अगर देश में विरोध करना है और विरोध नए नए तरीके से अपनाना जुल्म है तो इसे स्वीकारते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि भारत के हितों के साथ जो समझौता हो रहा है उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। राजनीतिक दल के रूप में हमारा कर्तव्य था कि हम उस आक्रोश को व्यक्त करें। सरकार का विरोध करना जुर्म है तो हर कांग्रेस का व्यक्ति ये जुर्म बार बार करेगा। अगर देश में व्यापार समझौते में देश के हितों की तिलांजलि सरकार दे दे, उसे उजागर करना हर फोरम पर जुर्म है तो हर कांग्रेस के व्यक्ति को और देश के व्यक्ति को ये जुर्म बार बार करना चाहिए। अगर देश में विरोध करना, विरोध के नए नए तरीके अपनाना, परंतु प्रजातांत्रिक और शांति प्रिय तरीके से विरोध करना जो युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने किया, अगर ये जुर्म है तो हम इसे स्वीकारते हैं, हम ये बार बार करेंगे। किस बात के अपराध की दफाएं लगाई जा रही हैं? क्या अपराध किया है युवा कांग्रेस के साथियों ने, उदय भानु जी ने? अपराध का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं। विरोध दर्ज करवाना अपराध नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में जनता के मुद्दों को उठाना अपराध नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में सरकार अगर राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि दे दे, देश के हितों को गिरवी रख दे, तो उन हितों के रक्षा के लिए सरकार का विरोध करना अप्रजातांत्रिक नहीं हो सकता। युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने यही किया है और मैं आज देश की पुलिस को, देश के हुक्मरानों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे देश में, पूरी दुनिया की टीम्स आई हुई थी, विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की वेन्यूज के बाहर कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करके वहां सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ नारे कौन लगा रहा था? बीजेपी के लोग लगा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो कभी इसे देशद्रोह की परिभाषा में शामिल नहीं किया। हरियाणा में जो आज बड़े बड़े मंत्री के पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कुर्ता बनियान सब निकालकर नंगा प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन जब किया था, तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये देशद्रोह है। अपना अपना विरोध का तरीका है। आजादी से पहले भी अंग्रेज के गूंगी और बहरी सरकारों को
लोगों की समस्याओं और आजादी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक समय में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तब भी जरूरी कदम उठाए थे। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण विरोध, डिसेंट, वो कभी भी अप्रजातांत्रिक या देशद्रोह नहीं हो सकता। हम सब युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी और उनके सब साथियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। देश में जब इतिहास लिखा जाएगा प्रजातंत्र का, तो युवा कांग्रेस के साथियों पर संगीन अपराध की धाराएं लगाना भी एक काले अध्याय के तौर पर सदा याद किया जाएगा। EI समिट के दौरान जो कुछ हुआ और इधर जिस प्रकार से भारत के हितों के साथ लगातार समझौता हो रहा है, उसके प्रति लोगों में आक्रोश है और राजनीतिक दल के रूप में हमारा कर्तव्य था कि हम उस आक्रोश को व्यक्त करें। और ये हमारे युवा संगठन का निर्णय था और उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में जो हमारा संविधान हमको प्रदान करता है एक कदम है। वो कदम उचित है या अनुचित है, इसका फैसला भारत की जनता करेगी। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल जिसने ये कदम उठाया है या जिसके सदस्य ने कदम उठाया है, उनकी गिरफ्तारी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आप डराना चाहते हैं? आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंकुश में रखना चाहते हैं? तो हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। सर, पुलिस इस पूरे मामले में जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये भारत सरकार का निर्णय है, तो पुलिस तो उन्हीं के अधीन है दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने वो जो कह रहे होंगे, जो उनका निर्देश होगा उसका पालन कर रहे हैं। पुलिस से हमारा वो नहीं है। हमारा तो प्रश्न ये है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी नहीं रहेगी, हमको विरोध प्रकट करने का अधिकार है या नहीं है। यदि है तो हमने वो कर्तव्य किया है। उचित और अनुचित क्या है, राजनीतिक दल के उस कदम का निर्णय देश की जनता करती है। हम उसको उचित समझते हैं, यदि कुछ लोग अनुचित समझते हैं, फैसला जज है वो तो भारत की जनता करेगी। सर, 4 दिन की रिमांड पर भी मिलती है। जिस तरीके से एक अपराधी के तौर पर उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। रांची पंजाब नेशनल बैंक और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के साथ साथ राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के आर्थिक लेन देन की कड़ी में बैंक की अहम भूमिका होती है। वर्तमान समय में व्यवसाय, कृषि, ग्रामीण विकास सहित हर एक क्षेत्र में बैंक की बड़ी भूमिका होती है। इससे पहले भी राज्य सरकार और अन्य बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं और उक्त MOU के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक राज्य सरकार के साथ जुड़ी है, उस उद्देश्य और कर्तव्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से MOU हस्ताक्षर समारोह में उपस्थिति पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों और कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इन सबको मैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने भी सरकार के साथ अपने आप को एक नया अध्याय के रूप में जोड़ा और निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश के लिए और यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए, यहाँ पर जो एक आज के दिन में आर्थिक लेन देन का जो एक कड़ी बैंक की होती है, वो बहुत बड़ी होती है। आज आम जीवन में बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका है, कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका है। हर एक क्षेत्र में आज बैंक की भूमिका है।
और इन सब के साथ साथ कई संस्थानों को सामाजिक जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ती है। और इसी क्रम में आज पंजाब नेशनल बैंक ने एक MOU साइन किया है। इससे पहले भी कई बैंकों के साथ भी हम लोगों ने साथ साथ चलने का इकरार किया है और इस MOU के साथ भी हम लोग आने वाले समय में बेहतर तरीके से काम करें। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि पंजाब नेशनल बैंक भी अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ेगा। धारवाड़ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हुबली धारवाड़ शहर में अवैध गौशालाओं के खिलाफ छापेमारी की। दरअसल अवैध रूप से ले जाई जा रही 40 गायों को राक्षसी गौशाला भेज दिया गया। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के मणिकांत कलासा ने अपनी गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। तो वहीं गायों के साथ हो रही दुर्दशा के लिए महापौर, उप महापौर और नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ 40 ಗೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟಕೂರು ಜಿಹಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗೋ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಬಂದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 40 ಗೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೋಶಾಲೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಆ ಗೋಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಅವನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಈ ಹಠದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 2020-21 ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವರು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರದ ನೇರವಾದ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಮೇಯರು ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರವಾಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ವರೆಗೆ ಗೋಗಳ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಂಡತನ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. धारवाड़ में समाचार और जनसंपर्क विभाग के कर्मचारी सुरेश हिरमत के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अवैध संपत्ति अधिग्रहण और एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है, जिसके बाद ये मामला जनता में आक्रोश पैदा कर रहा है। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा के लिए जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। पापा का घर पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।